मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तक सीख चुके थे। उसी में आगे मैंने बोला था कि 3.2 होमवर्क है, उसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो मुझे लगा शायद आप लोग को डाउट होगा। यदि और भी कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी ये जो कुछ क्वेश्चन है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी शायद डाउट होगा, इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है कि इफ fx इज इक्वल टू में ये एक मैट्रिसेस दिया हुआ है हमारे पास, देन शो दैट f ऑफ x और f ऑफ y इज इक्वल टू में f ऑफ x प्लस y। इसका क्या मतलब ये समझते हो। देखो f ऑफ x यदि ये है तो यहाँ पे आप पहले तो निकालो कि f ऑफ का मतलब ये है कि f ऑफ यदि कल को यहाँ पे f की जगह यहाँ पे x गया तो देखो यहाँ पे cos ऑफ x आ गया, sin ऑफ x आ गया, sin x cos x, इस तरह से। यदि कल को x की जगह y की एंट्री होगी तो यहाँ पे क्या आने वाला है cos ऑफ y, उसके बाद यहाँ पे आएगा sin ऑफ y, इसके बाद आने वाला है 0, यहाँ पे आने वाला है sin ऑफ y, इधर आने वाला है cos ऑफ y, इधर 0, इधर 0, इधर 0 और इधर 1, ठीक है। अब कल को यदि ऐसा हो जाए कि f ऑफ x प्लस y चला गया, एंट्री हुई इसकी, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो है x की जगह x प्लस y की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमें क्या है कि हम पहले f ऑफ ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वो उस तरह से निकल के आएगा जैसा कि हमने x की जगह डायरेक्ट एंट्री x प्लस y की करवा दी हो, इस तरह से। आओ देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन आता ही हमें f ऑफ x डॉट f ऑफ y, ठीक है। तो देखो यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यदि इस तरह से देखो ये प्री फैक्टर है, ये पोस्ट फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसका ये वाला रो और इसका कॉलम, ठीक है, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट देगा। आ जा, तो फर्स्ट एलिमेंट देखो cos x, यहाँ से cos x आएगा, इधर का cos ऑफ y आएगा, तो cos ऑफ x cos ऑफ y प्लस उसके बाद sin ऑफ x और माइनस का sin ऑफ x और माइनस का sin ऑफ y, ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गए तो sin ऑफ y, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। अब अगला, ठीक है, सॉरी, cos x cos, इसका रो और इसका कॉलम चाहिए था मुझे, ठीक है। तो क्या होगा cos ऑफ x cos ऑफ x, ठीक है, माइनस का sin x तो माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे sin ऑफ y, ठीक है, तो माइनस ऑफ sin x और माइनस ऑफ sin y। उसके बाद ये वाला टर्म इससे मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 0, ठीक है, तो ये खत्म हो गया। उसका नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो में क्या लिखा हो देखो cos ऑफ x, यहाँ से आ जाएगा sin ऑफ y माइनस के साथ, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है। उसके बाद इधर आएगा तो माइनस ऑफ sin x और माइनस ऑफ cos y, तो माइनस ऑफ sin x और cos ऑफ y, ठीक है। उसके बाद अगला एलिमेंट फिर 0 हो जाएगा, तो 0 हो चुका है। नेक्स्ट इधर आ जाओ, ये इसके साथ मिलके 0, ये इसके साथ मिलके 0 और इसके साथ मिलके 0, तो लास्ट वाला एलिमेंट आ चुका है 0। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, sin ऑफ x इसके साथ होगा तो cos ऑफ y आएगा, यहाँ से इधर क्या आएगा cos ऑफ x sin ऑफ y प्लस का cos ऑफ x और यहाँ पे आ चुका है sin ऑफ y। अगला ये वाला 0 मिलके इससे 0 दे देगा। सेकेंड एलिमेंट में आते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो देखो sin x और sin y, माइनस टाइम्स ऑफ sin x sin y, उसके बाद cos x cos y। इधर आ जाएं तो ये लिखा हुआ है cos ऑफ x और यहाँ से लिखा हुआ है cos ऑफ y। उसके बाद ये आ चुका है 0 और अगला एलिमेंट फिर वही बात, इसका मल्टीप्लिकेशन, ये वाला एलिमेंट 0 हो चुका है। नेक्स्ट ये देखो ये वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका 0, इसके साथ भी 0 और इसके साथ भी 0, तो ये एलिमेंट 0 हो चुका है। नेक्स्ट ये रो ये कॉलम, तो ये भी 0 हो चुका है। उसके बाद ये रो ये कॉलम, तो ये भी 0
नहीं, देखो 0 का 0 से, 0 का 0 से और 1 का 1 से, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट आ चुके हैं। अब देखो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और इनको चेक करते हैं क्या फॉर्मूले हैं ये। cos x cos y, देखो ये लिखा हुआ है माइनस टाइम्स ऑफ sin x sin y। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्री का याद दिलाता हूं। cos ऑफ a प्लस b का, a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस टाइम्स ऑफ sin ऑफ a और sin ऑफ b। यदि कल को यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, ये फंडा होता है हमारे पास। तो देखो जरा क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस टाइम्स ऑफ sin ऑफ x sin ऑफ y। मतलब ये वाला फंडा लग गया। तो यहाँ पे आ चुका है, देखो cos ऑफ sin लिखा हुआ है x प्लस y। ठीक है, इधर आते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला कि यदि हम लोग यहाँ से cos x sin y और sin x cos y, ये क्या लिखा हुआ है, ये फंडा समझें जरा ध्यान से। कल को यदि कभी ऐसा आ जाए कि sin ऑफ a प्लस b के फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है sin ऑफ a cos ऑफ b, उसके बाद होता है cos ऑफ a sin ऑफ b। इस तरह से फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हमने माइनस को कॉमन निकाला, यदि माइनस कॉमन आ गया तो लिखा हुआ cos x sin ऑफ y, उसके बाद अगला sin ऑफ x cos ऑफ y। मतलब ये इस तरह का शक्ल दिख रही है इसकी। यदि हम इससे कंपेयर करें कि a की जगह y लिखा हुआ है, b की जगह x लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस बाहर जा चुका है तो प्लस आ गया, sin की जगह फिर b, और यहाँ पे ये इस तरह से। तो हम यहाँ पे ये कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये लिखा हुआ माइनस टाइम्स ऑफ, ये वाला माइनस निकल के बाहर आ गया और यहाँ पे बन गया हमारे पास x प्लस वाई। आगे वाला जो एलिमेंट है ये 0 आ चुका है। उसके बाद इधर आ जाए, फिर वही बात sin x cos y cos x sin y। ठीक है, तो ये कौन सा फंडा निकल के आ गया, सेम फॉर्मूला। तो इसमें भी आ जाएगा क्या, sin ऑफ x प्लस वाई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इधर। अब देखो इसमें सेम बात, वही बात, पहले ये वाला टर्म लिखा हुआ है cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस टाइम्स ऑफ sin ऑफ a sin ऑफ b। तो यहाँ पे पहले ये टर्म देखो cos ऑफ a cos ऑफ y माइनस टाइम्स ऑफ sin x sin ऑफ y, इस तरह से। तो ये लिखा हुआ है, इसको यदि हम लोग लिखने की कोशिश करें तो cos ऑफ x प्लस y। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला टर्म 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ये टर्म तो 0 ही है, ये टर्म भी 0 है, और ये टर्म लास्ट वाला टर्म भी 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सोच के देखो एक बात कि यदि इसी फंडे में डायरेक्ट हम लोग x की जगह f ऑफ x प्लस वाई की एंट्री कराए होते तो हमारे पास x की जगह आना था x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ x की जगह x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई। शायद इसी तरह का ये हमारे पास मैट्रिसेस दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ऐसा मतलब सिंपल है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना, डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। और ये फॉर्मूले यार वैसे तो 11th में पढ़े थे, बट हमें याद होने चाहिए, अदरवाइज हमें दिक्कत होगी बहुत सारी जगह में। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह सीखेंगे, वहां पे भी दिक्कत होगी। तो ये एटलीस्ट फॉर्मूले सारे के सारे रट लो, इनको हम कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले कहते हैं। ये फॉर्मूले पता होना चाहिए हमें, और ट्रांसफॉर्मेशन वाले एंगल के फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो हमें पता होने चाहिए। अब देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन का फंडा था, बस हमें ये यहाँ तक सीख लिए हम। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक की ओर, है ना। कुछ कहना चाहिए कि कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी कर लेना, है ना, इजी है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे चल रहे हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लोग जबरदस्ती का यूज करते हैं, वो है ट्रेस। ठीक है, अब ट्रेस क्या है, बस देखो जैसे कि मैंने पहले बोला है पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो हर टर्म का मतलब पता होना चाहिए। ट्रेस है कि जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिसेस डिफाइन किया था, तो स्क्वायर मैट्रिसेस में एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेस क्या है एक बार लिख लेते हैं। ट्रेस इज अ सम ऑफ ऑल
एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब ये जो अंग्रेजी में लिखा है इसको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि देखो यदि कल को हमारे पास कोई इस तरह से मैट्रिसेस लिखी हो, है ना, ऐसा समझते हैं 5 3 4 1 2 6 7 8 और यहाँ पे लिख सकते हैं 7, इस तरह से। यदि हमारे पास इस तरह से कोई मैट्रिसेस लिखा हो तो हमको कोई बोले इसका ट्रेस निकाल के बताओ, तो दूसरी एक तो बात यह है कि इसको डिनोट किया जाता है ना, डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस ए, इस तरह से। तो कल को हमसे यदि कोई पूछता है कि फाइंड ट्रेस ऑफ ए, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इसके समेशन हमें फाइंड कर लेना है, फिर ऑल इस तरह से। तो ये हो जाएगा कितना 50। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ये निकल के आता है, ठीक है। अब इसमें एक दो कुछ प्रॉपर्टी है उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ये हैं कि देखो यदि सपोज करो कभी दो मैट्रिसेस हमारे पास हों ए प्लस बी, इनका ट्रेस निकालने की बात आए तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, कल को यदि कभी ऐसा आ जाए कि ट्रेस ऑफ किसी मैट्रिसेस में लैम्डा कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद बोला जाए कि इसका ट्रेस निकाल के बताओ, तो डायरेक्ट है कि आप लैम्डा से मल्टीप्लाई मतलब ट्रेस निकालने के बाद लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ठीक है, नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट है वो है, ध्यान रखने वाली बात वही है, वो ये है कि कल को यदि कभी ऐसा आ जाए कि हमसे कोई पूछे कि ट्रेस ऑफ ए इंटू बी बता दो, तो ट्रेस ऑफ ए इंटू बी आप सब लोग जो गलती करोगे वो ये है कि ट्रेस ऑफ ऐसा लिख सकते हो, ट्रेस ऑफ ए इंटू में ट्रेस ऑफ बी, जो कि नहीं होता है, ठीक है। इसको हम ऐसा समझते हैं कि यहाँ पे जाने से पहले ध्यान रखना है डेंजर जोन है, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, ये होता है इस तरह से कि ट्रेस ऑफ डायरेक्ट आ जाएगा बी इंटू ए, इस तरह से। तो ट्रेस ऑफ ए इंटू बी जो होगा वो होगा ट्रेस ऑफ बी इंटू ए, ठीक है। तो ये छोटा सा है, अब इसको कोई ये प्रॉपर्टी कैसे करेंगे क्या है, ये सिंपल कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेना और कोई दूसरी मैट्रिसेस ले लेना, स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखना ट्रेस, क्योंकि डायगोनल जो है हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन किया है, तो ये भी ट्रेस भी स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन होगा। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट का समेशन जो होता है वो कहलाता है ट्रेस। प्रॉपर्टी के लिए कोई भी दो मैट्रिसेस ले लेना ए और बी, देख लेना, एक बार उनको ऐड करने के बाद ट्रेस निकाल लेना और एक बार दोनों का अलग अलग ट्रेस निकालने के बाद ऐड कर देना, दोनों ही बातें सेम है। अगली बात में क्या है, ट्रेस ऑफ लैम्डा, कोई भी लैम्डा एक स्केलर नंबर लेना, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रेस निकालना और एक बार ट्रेस निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना, दोनों ही बातें सेम आएंगी। तीसरी प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ए डॉट बी यदि आ जाए तो इसका यदि ट्रेस निकालने की बात आए तो कल को अगली बार क्या करना कि बी डॉट ए निकालने के बाद ट्रेस निकाल लेना, दोनों की ट्रेस वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है। ये एक बात थी, ठीक है। ये शायद एनसीईआरटी में नहीं होगी बट बहुत सारी जगह हमारे यूज होता है, ठीक है। तो हम ऐसे सीखते जाएंगे। और सबसे पहली बात, मैं भी एनसीईआरटी ही कवर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी एक बार खत्म होने के बाद हम लोग कुछ और भी बातें जानेंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। और हमारे अदर भी मतलब बहुत सारी जगह कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में वो यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये बस थ्योरेटिकल पोर्शन है, बस समझते जाओ कि क्या है, बाकी कुछ इसमें सिखाने लायक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मैट्रिसेस में, तो उसमें हम लोग सीखते हैं कि ठीक है क्या है, हम लोग आगे सीखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो अगला टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है ये समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इतना समझना है इसमें कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स लिखी है, उसके सारे के सारे मैट्रिक्स के रोज को कॉलम बना दो और कॉलम को रोज बना दो। मतलब
नंबर मतलब कॉलम और रो आपस में इंटरचेंज कर दो तो वो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसको डायरेक्ट देखो, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल में क्या है समझो कि कल को हमारे पास सपोज करो कोई एक मैट्रिसेस लिखी हुई है। ठीक है, मैट्रिसेस इस तरह से है 2√3 4। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 1/2, यहाँ से 3 और यहाँ से लिखा हुआ है 5। इस तरह से कोई मैट्रिसेस लिखा हुआ है, कोई बोलता है इसका ट्रांसपोज निकाल के बताओ। तो ट्रांसपोज को देखो, सबसे पहली बात तो ये कि कई लोग इसको ट्रांसपोज एक ऐसा भी बनाते हैं, कई लोग इसको ट्रांसपोज इसको इस तरह से भी शो करते हैं, है ना। तो ये दो तरह से शो किया जाता है। अब यदि हमसे कोई बोलता है कि ए ट्रांसपोज निकाल के बताओ, तो ए ट्रांसपोज क्या होने वाला है, देखो ए ट्रांसपोज हमें दिखाई दे देगा कि हमने क्या बोला कि जो रोज है पहला उसको पहला कॉलम बना दो। देखो जो रो इस तरह से लिखा था 2√3 और 4 ऐसा लिख दो, उसको कॉलम बना दो। अगली बार ये जो सेकंड रो था इसको सेकंड कॉलम बना दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। सिंपल, बहुत सिंपल बात है, कुछ नया नहीं है इसमें। बस हमें जो रोज लिखी हो तो उनको कॉलम बनाना है, जो कॉलम लिखा हो तो उनको रोज बना देना है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है और सीखने वाली बात है वो ये है कि इसमें और भी जैसे कि क्या क्या बातें हैं वो समझते हैं हम लोग। अच्छा, पहले ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। यार सिंपल सी बात है, देखो यदि कल को हमारे पास ऐसी बात आ जाए कि इसमें भी बात खुद देखो, कल को ऐसा आ जाए कि अभी ये हमने ट्रांसपोज लिया, अब हमसे कोई बोल दे कि ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लो, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई और इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे तो ऑब्वियसली ए ही आ जाएगा। इसको जबरदस्ती लोगों ने प्रॉपर्टीज बना दी और डराने के लिए अलग एक टॉपिक ही बना दिया, है ना। तो इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि यदि कोई एक मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं और उसके ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेंगे तो सेम मैट्रिसेस आ जाएगी। ठीक है, अगली बात हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं। कल को देखो वही सेम बात, यदि किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर क्वांटिटी दैट इज लैम्डा से यदि मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो सेम बात है कि ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है कि तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कल को ऐसा हो जाए कि बहुत सारी मैट्रिसेस एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिखी हुई हैं, जैसे कि ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, इस तरह से मैट्रिक्स इनका ट्रांसपोज लेने की बात आ जाए तो इसमें हम क्या करेंगे कि ट्रांसपोज डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज प्लस माइनस सी का ट्रांसपोज, इस तरह से। अगली बात नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, देखो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, तो नेक्स्ट क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि यदि कभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा और इनका ट्रांसपोज लेने की जरूरत पड़े तो क्या लिखना है हमें, ए डॉट बी का ट्रांसपोज है तो इसको लिख देना बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इस तरह से। अब इसी को कई लोग यदि जनरलाइज करने की बात करें ए बी सी का ट्रांसपोज तो भी हम पीछे सी ओपन करेंगे, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। कल को ऐसी बहुत सारी मैट्रिसेस लिखी हो ए बी सी ऐसे चलते चलते एन तक लिखी हो यदि, ठीक है, तो आप लोग ऐसा एन तक लिखा हो तो लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इसको ऐसा लिख लें कि A1 A2 A3 AN, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेने की जरूरत पड़े तो लास्ट वाला सबसे पहले खुलेगा, AN का ट्रांसपोज, AN-1 का ट्रांसपोज, चलते चलते A2 का ट्रांसपोज और A1 का ट्रांसपोज। ठीक है, इस तरह से ये खुल जाएगा। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, अब इनकी बात है, अब देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन तो मैट्रिक्स में होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है कि यदि कभी ऐसी जरूरत पड़े कि हाँ इनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है, तो आप खुद से वेरिफिकेशन करना, वो होमवर्क है, होमवर्क है ना, डू योरसेल्फ, खुद से कर लेना। कैसे करना वो बता देता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स लेना, जैसे हमने यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स लिया ए, इसका ट्रांसपोज लिया, अब इसका भी यदि ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर इसी पैटर्न में चला जाएगा, तो वो आ चुका है। अगली बार कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेना इसी मैट्रिक्स में और उसका ट्रांसपोज लेना, और अगली बार ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई कर देना, दोनों की शक्ल सेम दिखाई देगी। उसी तरह कोई भी तीन मैट्रिक्स ले लेना, उनका ऐड कर लेना और उसके बाद ट्रांसपोज लेना, चाहे ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड कर देना, वो भी सेम शक्ल दिखाई देगा।
तो इस तरह से ये खुद पे कर लेना, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो सीखने वाली बात है, वो ये है कि इसी में ट्रांसपोज का इंपॉर्टेंस ये है कि अब इंपॉर्टेंस तो यार देखो सिंपल सी बात ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आने और वो बनने चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम सीख रहे हैं बेसिकली। बाकी तो यूज तो भगवान ही जाने कब होगा ये, ठीक है। तो अब यूज ये है इसका कि देखो यहाँ पे मेन जो हमें सीखना है वो ये है, इसी में आगे चलता हूं मैं। दो टर्म और यूज किए जाते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये दो टर्म और यूज किए जाते हैं, इनको बस सीखना है, ठीक है। ये टर्म क्या है पहले समझते हैं। तो सिमेट्रिक जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये मतलब सिमेट्री होना चाहिए, है ना, दोनों तरह से सेम शक्ल दिखाई देनी चाहिए। तो देखो एक मैट्रिक्स लिखता हूं, इसी में डायरेक्ट एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, ठीक है। ए बी ठीक है, एक मैट्रिक्स लिख गई सामने हमारे पास डिस्प्ले हो चुकी है ए, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं कि देखो इसका यदि मैं ट्रांसपोज लेने की कोशिश करूं, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज लिख के दिखाता हूं। ट्रांसपोज क्या है कि जो हमारे पास रो है, फर्स्ट रो, इसको हमें बनाना है क्या, कॉलम। तो फर्स्ट में रो में देखो ए, फिर है एच, फिर है जी, उसके बाद अगला सेकेंड रो को कॉलम बनाना है एच, फिर बी, फिर एफ, अगला जी, एफ और फिर है सी, ठीक है। ओ तो ये क्या हो गया, देखो जरा ध्यान से, ए और ए ट्रांसपोज दोनों ही इक्वल है, ठीक है। यदि ये दोनों ही इक्वल है तो इनको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ए अपने ट्रांसपोज के ही इक्वल होगा, ठीक है। यदि ए मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होगा तो ये कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, जैसे देखो कोई भी एग्जांपल लिखो, 2 5 -5 3 3 4, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे √3, इस तरह से, ठीक है। अब ये एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका भी यदि आप लोग ट्रांसपोज लेकर देखोगे तो मुझे लगता है शायद ट्रांसपोज शायद सेम आएगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लिख के दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 -5 3, उसके बाद आएगा -5 4 9, उसके बाद आएगा 3 9 और √3। अब देखिए कोई नई बात नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मैंने मैट्रिक्स ही ऐसी ली है जो कि जिसका ट्रांसपोज वही आने वाला है, ठीक है। तो इसमें कोई नया नहीं है, ठीक है। तो बस समझने वाली बात इतनी है कि यदि ए का ट्रांसपोज हम ले रहे हैं वो इक्वल आ जा रहा है तो ऐसे मैट्रिसेस को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। दूसरी बात है कि अब समझना ये है, दूसरा टर्म हमने क्या लिखा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है वो भी देख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें ये समझना है ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें ये समझना है कि सेम बात है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो -(a) के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। ये दो मैट्रिसेस होंगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाएंगे। अब इसका एग्जांपल समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझो कि देखो यदि हम कभी ऐसा लिखते हैं कि इस तरह से, देखो मैं लिखता हूं 0 0 0 -(2) 2 3 -3 और उसके बाद लिखते हैं 7 और -(7). इस तरह से मैंने देखो एक मैट्रिसेस लिख दिया ए। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेकर दिखाता हूं। इसका यदि हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज निकल करके आ जाएगा हमारे पास
0, माइनस का 2, माइनस का 3। अगला ये रो को कॉलम बनाना है तो 2, 0 और 7। इस रो को कॉलम बनाना है 3, माइनस 7 और 0। ये इस तरह से निकल करके आ गया। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद माइनस को कॉमन निकालता हूँ। देखो यदि मैं इस वाले से माइनस को कॉमन निकालता हूँ तो ये माइनस कॉमन निकलेगा, जो कॉमन हर एलिमेंट से बाहर आता है। ठीक है, तो माइनस कॉमन आया तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस ऑफ 2, यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे 2, 3, माइनस 7, 0, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो देखो इस मैट्रिसेस को यदि मैं देखता हूँ तो शायद ये मेरी ओरिजिनल मैट्रिसेस है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी पहले लिखी हुई थी ए। तो यहाँ से क्या निकल करके आ गया कि ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट था इसके मैंने सारे के सारे एलिमेंट 0 लिए हैं। ठीक है, देखो यदि 0 नहीं लेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी वो हम पहले समझते हैं। देखो यदि मैं 0 नहीं लिया होता, यहाँ पे 0 नहीं लिया होता तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, शायद फील हो रहा होगा कि ये एलिमेंट ट्रांसपोज लेने के बाद भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। यदि ये ट्रांसपोज लेने के बाद भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं तो इसमें जब पहले भी मान लो कोई नंबर होता और अगली बार जब तुम माइनस कॉमन निकाल रहे होते तो वहां पे माइनस लग जाता। दैट मीन्स ऑलवेज वो माइनस जो है, एक तो ऐसा होता कि यदि 0 नहीं होता, सिर्फ 0 ही एक ऐसा कंडीशन बनता है जो 0 के सामने माइनस लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस केस से मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अच्छा, तो कल को ये पता लग रहा है कि इस डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट मतलब सारे के सारे एलिमेंट हमेशा 0 होंगे क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ, यदि इसके स्क्वायर मैट्रिसेस है तो उसके सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 0 होंगे, क्योंकि यदि 0 नहीं होंगे तो फिर वो माइनस निकलेगा। तो एक बार या तो ऐसा होगा कि माइनस या तो ट्रांसपोज लेने के बाद या तो माइनस आ जाएगा, नहीं कॉमन लेंगे तो या फिर नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यदि हम ऐसा बोलें कि इस तरह से हम बात करें कि क्या ये हमेशा होगा, तो हम बोल सकते हैं हमेशा होगा। देखो थोड़ा सा फील दिलाने के लिए मैं कोशिश करूं तो ऐसा समझा सकता हूं मैं कि एक मैट्रिसेस ले लेता हूं, जनरल मैट्रिसेस कोई सा भी। ठीक है, जनरल मैट्रिसेस लेते हैं हम लोग A, B, C। ठीक है, उसके बाद लिखता हूं, चलो इसको ऐसे ही लिख लेता हूं, E, F, G, H, I, J, K, अरे यार क्या हो गया, ऐसा लिखता हूं A, B, C, E, F, G, H, I, J। ठीक है, जो भी हो गलतियां सुधार लेना, शायद डी नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब समझो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कल को यदि सपोज करो कि मान लो ये मैट्रिसेस, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक है। यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो इसको अपने ही यदि ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यदि इस मैट्रिसेस को मैं इसका ट्रांसपोज लेने की कोशिश करूं तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो आ जाएगा इस तरह से A, B, C, E, F, G और यहां से आ जाएगा H, I और J। ठीक है, ऐसा। अब समझें जरा ध्यान से, यदि ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये ए वाली मैट्रिक्स, तो क्या होना चाहिए कि ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि देखो ए का ट्रांसपोज जो है ऐसा, ए का ट्रांसपोज A, E, H, B, F, I, C, G और J ये इक्वल होगा माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ सी, माइनस ऑफ ई, माइनस ऑफ एफ, माइनस ऑफ जी, माइनस ऑफ एच, माइनस ऑफ आई और माइनस ऑफ जी, इस तरह के इक्वल होगा। ठीक है, अब दूसरी बात यह है यहाँ पे कि देखो जरा ध्यान से, कल को कोई भी एलिमेंट मान लो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ई जो है, देखो होने क्या वाला है कि ई की वैल्यू होना चाहिए माइनस ऑफ बी के बराबर। ठीक है, एच की वैल्यू होना चाहिए माइनस ऑफ सी के बराबर, ये भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद अदर एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। बी की वैल्यू माइनस ऑफ
ई के बराबर आ चुकी है। एफ की वैल्यू अभी बात करते हैं, ई की वैल्यू नहीं, आई की वैल्यू माइनस ऑफ जी के इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई सी की वैल्यू माइनस ऑफ एच के बराबर, ठीक है। जी की जो वैल्यू है ये माइनस ऑफ आई के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद जो जे की वैल्यू है, हाँ अब देखो जरा ध्यान से इधर आए, ए की जो वैल्यू है यहाँ पे ये माइनस ऑफ ए के बराबर, बी की जो एफ की जो वैल्यू है माइनस ऑफ एफ के बराबर, और जो जे की वैल्यू है माइनस ऑफ जे के बराबर। तो देखो ये तो पॉसिबल है कि चलो एक कोई नंबर है, मान लो बी की वैल्यू हमने 2 लिया तो बी की वैल्यू माइनस ऑफ 2 हो सकता है, ठीक है। एच की वैल्यू यदि हमने मान लो 3 लिया तो सी की वैल्यू माइनस ऑफ 3 हो सकती है। आई की वैल्यू 4 लिया तो जी की वैल्यू माइनस ऑफ 4 हो सकती है। जी की वैल्यू मान लो हमने वही यहाँ माइनस 4 होगा तो फिर हो जाएगा प्लस का 4 क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो ये चीजें पॉसिबिलिटी हैं इसकी। लेकिन अब मैं बात करता हूँ यहाँ की, कोई नंबर कैसे अपने ही खुद के नेगेटिव के बराबर हो जाए। या तो मैं बोलूँ, मान लो मैं ए की वैल्यू 4 लिया तो ए माइनस ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ए जो 4 है ये माइनस ऑफ 4 के बराबर होना चाहिए। ऐसा ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से कोई भी नंबर यदि अपने ही नेगेटिव इक्वल है, दैट मीन्स मैं ऐसा बोलूं कि a इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ए को इधर बुला के लाता हूं तो 2a इज इक्वल टू में 0, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0। तो ओनली सिर्फ 0 ही एक पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है जो कि ऐसा हो सकता है कि क्योंकि 0 प्लस 0 और माइनस 0 कोई मतलब नहीं है ना। तो इस ऐसा हम बोल सकते हैं कि 0 एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो कि डायगोनल एलिमेंट्स में हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे ये कहला जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये इस तरह, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुके हैं इसी तरह में, है ना। तो आओ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट, ये पीटी जो लिखा हुआ है इसका मतलब प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और सबसे पहली बात फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो गिवन क्या है, हमें सबसे पहले ये दिया है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल होगा और जो बी का ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि ए बी माइनस बी ए ये जो एक मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात ये, इसको मैं कुछ मान लेता हूं, लेट एक्स एक मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि हमें प्रूफ करना है तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि जो एक्स मैट्रिक्स है ना, यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो एक्स का ट्रांसपोज जो निकल करके आएगा वो माइनस ऑफ एक्स के बराबर आना चाहिए। यदि हमने ऐसा कुछ प्रूफ कर दिया तो बोल देंगे कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब सुने जरा ध्यान से। अब यदि हम इसकी बात करें यहां से तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहली बात एक्स मैट्रिक्स को हम लोगों ने लिखा ए बी माइनस बी ए, इसके ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। इसका ट्रांसपोज लेते हैं दोनों साइड। यदि हमने ट्रांसपोज लिया तो देखो ये क्या निकल के आ जाएगा, एक्स का ट्रांसपोज। अब देखो हमने क्या बात की थी, यदि प्लस माइनस के साथ होगा तो ट्रांसपोज डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। यदि ट्रांसपोज डायरेक्ट अंदर चला जाएगा तो ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब यदि ये इनटू में होगा तो हमने बोला था कि पीछे से स्टार्ट होने वाला है, मतलब बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। यहाँ आएगा ए का ट्रांसपोज और यहाँ पे आएगा बी का ट्रांसपोज। तो एक्स की पावर एक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा। अब क्वेश्चन वालों ने हमें दे रखा है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। मतलब जहाँ बी का ट्रांसपोज है वहाँ बी लिख दो, जहाँ ए का ट्रांसपोज है ए लिख दो। यहाँ भी ए लिख सकते हैं और यहाँ पर भी हम बी लिख सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है एक्स का ट्रांसपोज, इसको यदि माइनस को कॉमन लेंगे हम तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, इस तरह से। अब देखो यदि इसको इसकी शक्ल देखोगे तो शायद ये एक्स की तरह ही लिखा हुआ है। तो जो एक्स का ट्रांसपोज लिखा हुआ है ये इस तरह से कुछ लिखा हुआ है कि एक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ एक्स के बराबर है। वही शायद यही हमें प्रूफ करना था। यदि यही प्रूफ करके तो हम बता पाएंगे कि ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसको मैं रफ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसको हमें प्रूफ ये करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आ जाओ, बिल्कुल सही बात है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो सबसे पहली बात ए प्लस ए का ट्रांसपोज से कोई नई मैट्रिक्स बनेगी, तो हाँ, यदि इसका सबसे पहले इसको मान लो, सपोज करो, दूसरे क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मान लो कोई एक्स मैट्रिक्स है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब यदि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक्स का ट्रांसपोज जो है एक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा होगा तो हम बोल देंगे हाँ ये सिमेट्रिक है। तो अब निकाल लेते हैं, तो इसका यदि ट्रांसपोज लेते हैं एक्स का ट्रांसपोज तो इधर पर भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, कोई भी नोटेशन यूज करो, दोनों चलेगा है, ठीक है। तो ये यहां से आ जाएगा a प्लस ए का ट्रांसपोज, उसका भी ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज अंदर चला जाता है, तो देखो यहां से आ जाएगा a का ट्रांसपोज और यहां से आ जाएगा a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमने क्या बात की, जब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेंगे तो वो निकल करके आ जाता है a खुद। तो देखो जरा ध्यान से, a का ट्रांसपोज प्लस a, ये शायद x ही लिखा हुआ है, तो x का ट्रांसपोज x के बराबर है। यदि ऐसा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये निकल करके आ गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी कड़ी में अगला को देखो ध्यान से, दूसरा लिखा हुआ है यहीं पे कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a माइनस ए का ट्रांसपोज इज टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सिंपल सी बात वही है, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब y मानते हैं तो लिखते हैं कि देखो ये लिखा हुआ a माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका यदि हम लोग ट्रांसपोज लेने की कोशिश करें तो a माइनस ए का ट्रांसपोज जो निकल करके आ जाएगा, इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से y का ट्रांसपोज निकल करके आ गया a का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ऑफ a, ठीक है। यहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये शायद y ही लिखा हुआ है। y का जो ट्रांसपोज निकल करके आएगा ये आएगा y का ट्रांसपोज निकल करके आ गया माइनस ऑफ y, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो बात हम बोल रहे थे कि शायद ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना था, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल करके आ गया। अब देखो नेक्स्ट इसी में एक अगला इस तरह से आता है कि एनी मैट्रिक्स, ठीक है, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, समझो, देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लेना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एनी, क्योंकि ट्रांसपोज वगैरह हम है ना, हम जो इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में बात कर रहे हैं जनरली, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसा बात कर लें कि एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यदि हम बात करें तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे इसी में बताता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये लिखा हुआ है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये कि मैं ये कहना चाहूँ कि ए कोई भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था, ए यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देखो जरा ध्यान से, y स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और x जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सोच के देखो कि इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई, x प्लस वाई यदि मैं लिखता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई लिखता हूँ तो a प्लस ए का ट्रांसपोज, और ये लिखा हुआ है a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, तो ये लिखा हुआ है 2a, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ ये लिखा हुआ है 2 ऑफ a, ठीक है। तो 2a को लिख सकता हूँ x प्लस वाई। अब x मुझे पता है कि x सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और y पता है कि y स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये, और a हमारा एनी स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो a को मैं यदि लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1/2 x प्लस 1/y/2, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा a आ गया कि a को मैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं। और x है क्या, x को हम लोगों ने बोला है कि x a प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2 प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज बाय 2, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है।
तो हमेशा इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, कभी भी यदि ऐसी बात है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दे दे और हमसे बोले कि भैया उसको दो सम ऑफ इस तरह से लिखो एटम सम ऑफ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमें करना क्या है, उस मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज ले लेना और दोनों पे एक बार जोड़ के बाय 2 कर देना और उसी मैट्रिक्स में एक बार सब्सट्रैक्ट करके बाय 2 कर देना, दोनों का अलग अलग फॉर्मेट में लिख देना। जैसे ये लिखा हुआ है a, तो एक बार a प्लस a का ट्रांसपोज बाय 2, यहाँ से दूसरी बार a माइनस a का ट्रांसपोज बाय 2। तो ये हमें पता लगेगा कि ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी हुई है और ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी हुई है। ऐसा हम किसी भी मैट्रिसेस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहना चाहिए कि 3.3 है ना, हमारा एक्सरसाइज 3.3 लगभग कंप्लीट हो, लगभग क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है ना, पूरा समझो है ना। और इसके क्वेश्चंस भी लगा लेना। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं कल की क्लास में करवा दूंगा, जो मुझे लगेंगे शायद में भी डाउट होगा, और जो डाउट रह भी जाए उसमें पूछ लेना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि देखो यहाँ पे क्या है कि यदि यार देखो मैं इसमें कोई फीस नहीं है इन वीडियो का, यहाँ पे काम सिर्फ इतना है कि यदि आप लोग को हमारा काम पसंद है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं शायद, यदि और हमारी मेहनत आप लोग को दिखे तो इसमें क्या करना है कि एक मोटिवेशन लेके जाना है लाइक के फॉर्म में। और यदि पसंद ना आए तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा अधिकार है, लेकिन हाँ डिसलाइक करने के बाद उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्यों डिसलाइक किया, ताकि हम लोग इसको और इम्प्रूव कर सकें।